हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो आपको बेस्ट लगे या जो आपके लिए कंफर्टेबल है उसके साथ कनेक्ट करिए और चलिए मेरे वीडियो के साथ। तो जैसा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आज मैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। कुछ ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले जैसे कि इंग्लिश में होते हैं, डायरेक्ट ऐसे वर्ड जिसके बाद क्या आएगा या जिसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, ये सारे जितने भी पूरे इंग्लिश में जितना भी मैं कलेक्ट कर सकता था मैंने कलेक्ट किया आपके लिए, और ये सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। प्लीज़ वीडियो एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा दोस्तों, आपको 100% फ़ायदा होगा। और यही नहीं, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती तो मैं 2 पार्ट्स में बना दूंगा, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ईच है, ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, या बहुत से ही ऐसे वर्ड हैं कि अनलेस है, अनटिल है, जिसके बाद कि फिक्स प्रीपोजिशन होता है या फिक्स कोई चीज़ होती है वो नहीं आता। तो हम लोग उससे आज स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले मैंने वर्ड लिया है एज इफ़। एज इफ़ का मतलब होता है दोस्तों मानो कि, इसका हिंदी का वर्ड है। और इसमें क्या होता है, कभी भी इसका सेंटेंस का स्टार्ट एज इफ़ से नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी अगर एज इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है तो वो गलत है। कभी भी एज इफ़ से स्टार्ट नहीं होगा, ये एज अ कंजक्शन हमेशा इस्तेमाल होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एज इफ़ इसका हिंदी होता है मानो कि, और सेंटेंस कभी भी इसका स्टार्ट नहीं होगा। और जो कंजक्शन होगा इसका, ये हमेशा कंजक्शन के रूप में यूज़ होगा। अब मैं बताता हूँ कि ये कंजक्शन के रूप में कैसे यूज़ होता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म हो, प्लस, अच्छा पहली फॉर्म पांचवी फॉर्म का मतलब, पहली फॉर्म तो जो होता है वो है ही। पांचवी फॉर्म का मतलब दोस्तों ये है कि कोई भी वर्ब हो उसके साथ एस या ई एस लगाओ, ठीक है। तो कोई भी अगर वर्ब के पहली फॉर्म है तो पहली फॉर्म, जिस वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है तो उसको हम वर्ब की पांचवी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब की पहली या पांचवी फॉर्म, अदर वर्ड, ठीक है। पहला क्लॉज ये हो गया। फिर प्लस कंजक्शन में क्या लगेगा, एज इफ। अगर कहीं भी ऐसा सेंटेंस है कि ये पहले सेंटेंस ऐसा दे रखा है नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, फिर एज इफ है, तो 2 भागों में ये आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सेंटेंस पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म है, फिर अदर वर्ड दे रखा है, फिर एज इफ दे रखा है, तो जो आपका सेंटेंस बनेगा 2 भागों में बनेगा। पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कहीं भी अगर सब्जेक्ट है आपका, वर्ब की पहला और पांचवा फॉर्म है, अदर वर्ड है और एज इफ लगा है, तो आपका हमेशा सब्जेक्ट वर्ब नाउन एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। कहीं भी अगर ये आपका देखिए सब्जेक्ट पहला सिंपल प्रेजेंट है, फिर एज इफ आता है, तो फिर वर्ब प्लस नाउन लगेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक। तो कहीं भी आपका सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड है, इसके साथ अगर एज इफ लगता है, इसके साथ अगर एज इफ आ रहा है, तो आपको अगला सेंटेंस, आप जब भी ये देख लें तो अगला सेंटेंस आप फट से ढूंढें कि अगले सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए, वर्ब नहीं है तो वुड होना चाहिए, और वर्ब और वुड नहीं है तो आपका वो सेंटेंस गलत है, कॉमन एरर में आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। दूसरा मैं आप बताता हूँ, अगर ये तो सिंपल प्रेजेंट के साथ, अगर एज इफ सिंपल प्रेजेंट को जोड़ रहा है तो ये कंडीशन, अगर मान लो पास्ट को जोड़ता है, सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड और एज इफ, मान लीजिए कि सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, सब्जेक्ट है, उसके बाद V2 आए, फिर अदर वर्ड, फिर एज इफ आ गए, तब आपको क्या ढूंढना है, इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हैड हो, और हैड के बाद V3 और V3 के बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो अगर एज इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट है तो ये दोनों आएगा, और एज इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट है तो ये आएगा हैड प्लस V3, ठीक है। एग्जांपल दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला दोस्तों मिटा देता हूँ, दोनों का एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसे आप समझ में आएगा इसका। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, जैसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। इट सब्जेक्ट सीम्स V5 है, टू मी, इट सीम्स टू मी, ठीक। इस अब देखो इट सीम्स टू मी आ गया, हमने देख लिया कि यार सब्जेक्ट है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, और यहाँ आ गया एज इफ। हमने देखा कंजक्शन क्या लगा, एज इफ लगा है हमारा। उसके बाद हमने देखा कि यार वर्ब जो है हमारा पांचवा फॉर्म लग रहा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तब हमारा एकदम से दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इधर एज इफ लग गया, तो या तो अगला क्लाउज में वर्ब होगा या फिर आपका वुड प्लस V1 होगा, ठीक है। अब हमने अगला सेंटेंस क्या होगा, तो ये आपने देखा इट सीम्स टू एज इफ, तो अगला सब्जेक्ट क्या होगा, यू वर
ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, हमने जैसे ही सेंटेंस को देखा, ही इट सीम्स टू मी, वो मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि वो पागल हो, तो हमने देखा कि एज इफ कंजक्शन है। जैसे ही एज इफ कंजक्शन आपको दिमाग में आना चाहिए कि वर आना चाहिए, हैव वुड प्लस वी वन आना चाहिए, हैड प्लस वी थ्री आना चाहिए। एज इफ आ गया, एज इफ से जस्ट पहले आपने देखा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया तो आपने देखा अच्छा फिर वर या वुड आएगा। और अगर जैसे सिंपल पास्ट आता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता, तो आप हैड प्लस वी थ्री लगाते। इसका एग्जाम्पल देखिए, शी स्पोक एज इफ, ये V2 है। आपने देखा यार एज इफ जुड़ा है, उसके जस्ट V2 आ गया, तो आपके दिमाग में क्लिक किया कि अब कुछ भी हो जाए आगे हेड प्लस V3 मिलना। अगर हेड प्लस V3 नहीं मिलेगा तो हमारा ये क्वेश्चन गलत होगा। तो शी स्पोक एज इफ, शी सब्जेक्ट रिटर्न, शी हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन। वो ऐसे बात कर रही है जैसे मानो कि वो लंदन से आई हो। ठीक, तो मानो कि क्या इसका मीनिंग होता है, बस आपको ये ध्यान रखना, जहाँ भी एज इफ दिख जाए और एज इफ से पहले अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप एज इफ के बाद हमेशा वर ढूंढिए, और वर प्लस नाउन या फिर हैड प्लस V1 या वुड प्लस V1 जोड़िए। अगर सिंपल पास्ट टेंस है, अगर एज इफ से पहले सिंपल पास्ट टेंस है तो हेड प्लस V3 होना चाहिए। बस नॉर्मल सा ये रूल था इसका, आपका एज इफ का, अब याद रखिएगा। ठीक है, तो एज इफ अगर आपको कंजक्शन एज इफ दिख गया तो आप पहले क्या ढूंढेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5। अगर वो मिलता है तो इधर क्या ढूंढेंगे, वर या फिर वुड प्लस V1। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस दिख रहा है तो इधर क्या ढूंढेंगे, हेड प्लस V3। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा अगला सेंटेंस है अनटिल और अनलेस। तो अनटिल और अनलेस का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं। हमेशा याद रखना, जब भी ये सेंटेंस में इन दोनों दिखेगा, अनटिल या अनलेस, दोनों में से कोई भी एक दिखे तो ये तो पता है कि आपस में अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड। तो कभी भी किसी भी क्लाउज में ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में ये है तो इसके आसपास ना तो आप नॉट मिलेगा, ना नो मिलेगा, ना नेवर मिलेगा। ठीक, मतलब अगर किसी में भी अनटिल और अनलेस है तो आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है और एक साथ दो नेगेटिव ये लोग नहीं लेते हैं। इस वजह से अनटिल और अनलेस जब भी, इसका मीनिंग है जब तक नहीं, तो आप नॉट, नो, नेवर, ये देखिए इसमें से कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा अगर जब तक अनटिल या अनलेस होगा। ये कंडीशनल रूप में होता है, एक ये भी कंजक्शन के रूप में काम करता है, अनटिल और अनलेस। देखिए रूल क्या है, अगर हम अनटिल की बात करें तो अगर कहीं भी अनटिल है, अनटिल कहीं भी, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट विल सेल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब अनटिल का मैंने आपको बता दिया। पहले सबसे पहले हम अनटिल को लेके यूज़ करते हैं। अगर अनटिल कहीं भी है तो अनटिल एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आता है और इसके अगला क्लाउज जो होगा विल और शैल के साथ होगा। अच्छा, एक बात ये भी हो सकता है कि रिवर्स भी हो सकता है कि ये का पूरा सेंटेंस इधर आ जाए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कॉमा, और ये पूरा उठ के इधर चला है, अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो कहीं भी आपको अनटिल दिख जाए तो अनटिल के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, आगे पीछे विल या शेल आएगा। ये विल शेल पूरा क्लाउज उठ के इधर भी जा सकता है और ये अनटिल वाला इधर चला आएगा। ये पहला क्लाउज तो सिस्टम ये हो गया। दूसरा, अनटिल के साथ क्या होता है, ये तो आएगा ही आएगा, अगला क्लाउज भी सेम इसी में हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट में, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो कहीं भी आपका अगर अनटिल लगा है और अनटिल से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो अनटिल के साथ जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। वर्ब का पहला फॉर्म होगा या पांचवा फॉर्म होगा, अगला क्लाउज जो होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, या फिर पहला क्लाउज जो अनटिल के साथ होगा वो तो हर हाल में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म, और अगला क्या होगा, विल और शैल में हो सकता है। ठीक है, अगला भी सेम हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल है कि अनटिल द डॉक्टर comes, I will sit
हेयर। तो आपने जैसे सेंटेंस पढ़ा आपको अंटिल मिल गया। जैसे ही आपको अंटिल मिला सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अंटिल एक नेगेटिव वर्ड है, इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लाउज में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। हमने देखा नहीं है। उसके बाद हमारे दिमाग में आया अंटिल कितने सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, अगला क्लाउज या तो फ्यूचर में होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, इसके अलावा कोई टेंस होगा तो गलत हो जाएगा। तो जैसे हमने अंटिल के आगे बढ़ा तो हमने देखा आई विल सीट हेयर, इसका मतलब क्वेश्चन सही है कि अंटिल दैट डॉक्टर कम, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा मैं यहाँ बैठा रहूँगा। ठीक, तो अंटिल दो चीज़ लेता है, या तो फ्यूचर टेंस लेता है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। ठीक, अब आते हैं अनलेस पे। तो कहीं भी अनलेस आ रहा है तो अनलेस के साथ देखिए दोस्तों, अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो कहीं भी अगर अनलेस के साथ अंटिल का मैंने बताया था, अंटिल का भी ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस साथ में आएगा, आगे विल या शैल आएगा। लेकिन अंटिल और इसमें एक ये फर्क है कि अंटिल में अगला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है, इस वाले सेंटेंस में भी हो सकता है, लेकिन अनलेस में ऐसा नहीं होगा। अनलेस जब भी दिखे तो आपको सिंपल से माइंड में याद रखना है कि एक कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिखना है, और दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो अगला क्या हो, फ्यूचर टेंस हो, इसके अलावा कोई टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहले आप unless he works hard, comma he will not pass, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। तो जहाँ हमें अनलेस दिखा फट से हमने क्या ढूंढा, V1 या V5, तो ये V5 है। हमने क्या ढूंढा, V1 या V5, तो ये V5 है। और हार्ड, तो हमें समझ में आएगा अनलेस है तो अगला क्या होगा, विल में होगा, क्योंकि अगर अंटिल होता तो दो कंडीशन होती, अगला विल में भी हो सकता है या V1 V5 में भी हो सकता है। लेकिन जब अनलेस की बात हो रही है तो अनलेस एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और अगला क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आपको समझ में। अब अगले एक इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये व्हेन लिखा, व्हेन का यूज़ हम जब भी करते हैं, व्हेन का यूज़ हमेशा तब होगा साथियों जब कोई भी काम दो हो रहा हो, एक साथ नहीं अल्टरनेट हो रहा हो। जैसे पहला कुछ काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ, जैसे पहले मैंने खाना खाया और मैं सो गया, तो क्या मैंने खाना खाते ही थोड़ी बेड पे लेट गया होगा, पहले मैंने खाना खाया होगा, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, टहला होगा, फिर जाके सोता। जब कोई भी काम एक साथ नहीं हो, एक के बाद दूसरा काम हो रहा हो, तो वहाँ पर हम व्हेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऐसी अंटिल वाइल होता है, लेकिन वो बाद में। पहले व्हेन देखिए, जब भी ऐसा व्हेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस was वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। V4 का मतलब दोस्तों होता है V1 प्लस ING, तो कंजक्शन में क्या आएगा, when। ठीक है, तो सब्जेक्ट was वर V4 अदर वर्ड, कंजक्शन में क्या आ गया, when। इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है कि जैसा टेंस होगा आगे भी वैसी टेंस बनेगा। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस बनेगा। बीच में आपका कंजक्शन क्या लग गया, व्हेन। तो जब कंजक्शन व्हेन लग गया तो आप समझ जाइएगा कि दो काम अलग अलग हो रहा है, क्योंकि ये आता है फिर इन द ब्लैंक्स में। आपको काम पकड़ के काम पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पहचानना है काम एक साथ हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। आपने देखा काम अलग अलग हो रहा है तो आप क्या लगा देंगे, व्हेन की। और जब भी कहीं व्हेन आ जाए तो व्हेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस लगता है, और आगे या पीछे साइड के लगेगा सिंपल प्रेजेंट। आगे पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कंजक्शन उठ के पहले भी आ जाता है, यहाँ भी आ सकता है। व्हेन सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि व्हेन के साथ व्हेन उठ के इधर आ जाए, व्हेन के साथ सिंपल पास्ट टेंस और आगे पीछे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। बना दूँ व्हेन, पहले व्हेन से बना दो, व्हेन आई केम टू मीट यू यस्टरडे, जब मैं कल तुमसे मिलने आया। व्हेन आई केम हो गया V2 और ये हो गया अदर वर्ड। तो अब हमें पता चलेगा व्हेन से बन रहा है, व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस है, तो जब व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस होगा तो अगला क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने क्या, तो व्हेन आई केम टू मीट यू यस्टरडे, यू के साथ क्या आएगा, यू वाज
स्लीपिंग। ठीक है, जब मैं कल आया तो तुम सो रहे थे। मसला यह है कि सो पहले से, दोनों अलग अलग काम है, मैं अलग आया और सो वो अलग रहा था, मतलब काम अल्टरनेट हुआ, पहले सो गया फिर बाद में मैं आया, या पहले मैं आया फिर सो गया, जो भी ऐसा काम हो अल्टरनेट हो रहा हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वैन का यूज़ करेंगे। वर्ड होता है कंट्री, जैसे किसी भी कोई भी कंट्री है, हालांकि मैंने ये आपको आर्टिकल में बताया है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ मैं बता दूँ, कंट्री, कंट्री से पहले आप कोई भी कंट्री, एक तो सिंगुलर होगा, जब भी कोई कंट्री होगा सिर्फ कंट्री का अगर नाम है तो ये सिंगुलर है, प्लस वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक, कोई भी कंट्री सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और आर्टिकल यूज़ नहीं होगा इसके आगे, नो आर्टिकल। ठीक, तो कहीं भी कंट्री का नाम लिखा है तो कंट्री सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, और इसके बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन एक सेंस ये है कि अगर किसी कंट्री के साथ प्ले वर्ड, गेम का नाम, वॉर, अगर इस तरीके से कोई वर्ड जुड़ जाते हैं, तब जो होगा, तो जो होगा कंट्री, तब प्लूरल में लिया जाएगा इसको, और इसका वर्ब भी प्लूरल होगा, और आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी कंट्री है तो कंट्री का, अगर नॉर्मल कंट्री का नाम है तो कंट्री सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कंट्री के साथ आपका प्ले, गेम, वॉर और इस तरीके से बहुत से वर्ड, बैटल वगैरह यूज़ होते हैं अगर आपके, तो आप यहाँ पर प्लूरल यूज़ होगा कंट्री, और कंट्री वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल आएगा, और दा का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। जब कंट्री है तो कंट्री अगर नॉर्मल कंट्री लिखा जा रहा है कि इंडिया इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, तो वहाँ पर आप कंट्री को सिंगुलर मानेंगे, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ये भी सिंगुलर आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने गेम जोड़ दिया कि द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग क्रिकेट, या किसी से वॉर हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, तो वहाँ पर कंट्री एक प्लूरल के फॉर्म में आएगा और वर्ब प्लूरल यूज़ होगा, और आर्टिकल दा का यूज़ होगा कंट्री से। कहते हैं कि हमारा अगला वर्ड है अ कलेक्टिव वर्ड ऑफ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर है। तो कहीं भी अगर ए के साथ कलेक्टिव वर्ड दिख जाए, उसके बाद ऑफ लगा है, तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि ए कलेक्टिव वर्ड हो गया ग्रुप ऑफ, और ऑफ का लग गया तो नाउन क्या होगा हमारा, प्लूरल, और वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर आ गया तो इसका मतलब सेंटेंस गलत हो गया। अगला क्या है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज, ये प्लूरल हो गया, इज हो गया कमिंग होल्डर। तो कहीं भी आपको कलेक्शन या कलेक्टिव वर्ड ऐसा लगे कि आपको कलेक्टिव वर्ड मिल रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपका नाउन प्लूरल होगा और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। जैसे द टीम ऑफ प्लेयर, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी एक ग्रुप है ऑफ बेबी ऑफ गर्ल्स, तो ये क्या है, प्लूरल, तो इसका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ऐसे ही प्लूरल, इसका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपका पूरा कलेक्टिव वर्ड के कुछ एक दो वर्ड हैं वो मैं आपके लिख देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ इस तरीके से वर्ड आते हैं। अ कमेटी ऑफ मेंबर्स, तो ए हो गया, ए के बाद कलेक्टिव वर्ड हो गया, कलेक्टिव वर्ड, प्लस इसके बाद ऑफ आ गया, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो कहीं भी अ कमिटी ऑफ, अ बेबी ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, ये सब आ जाएगा। तो अ कलेक्टिव के बाद नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे बहुत सी जगह बहुत ही बार एक वर्ड आता है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, a lot of, lots of। तो कहीं भी आपको ये सेंटर वर्ड दिख जाए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, a lot of, lots of, कहीं भी दिख जाए, तो इसके बाद दो कंडीशन यूज होगी। अगर पहली कंडीशन है अगर अनकाउंटेबल है, अगर इसके बाद जो नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर आएगा। नाउन क्या आएगा, सिंगुलर, और वर्ब क्या आएगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल कोई चीज़ है तो नाउन सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर काउंटेबल चीज़ है कोई, काउंटेबल है तो नाउन आएगा प्लूरल
और वर्ब क्या आएगा, वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ आ जाए तो अनकाउंटेबल होगा तो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, और काउंटेबल होगा तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉय इज ऑनेस्ट, most of the boys are honest। ठीक है, तो ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द बॉय इज ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट, मैंने कहीं भी अगर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ है, इसके बाद अगर अनकाउंटेबल, काउंटेबल पकड़िए तो हमने देखा बॉय लिखा है, इसका मतलब काउंटेबल है, तो क्या रूल लगेगा कि नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। हमने देखा काउंटेबल है तो ये तो सिंगुलर हो गया, ये भी सिंगुलर हो गया, इसका मतलब सेंटेंस गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज प्लूरल हो गया, आर ऑनेस्ट वर्ब भी प्लूरल हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ऐसे एक अनकाउंटेबल का देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ से ही ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द मिल्क आर सोल्ड। ठीक, तो क्या एग्जाम है, मोस्ट ऑफ द मिल्क आर सोल्ड, हमने देखा कि ये मोस्ट ऑफ आ गया। अब जैसे ही मोस्ट ऑफ आया ध्यान में आया कि दो कंडीशन लगी, अनकाउंटेबल, काउंटेबल। अनकाउंटेबल होगा तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, और काउंटेबल होगा तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। हमने देखा मोस्ट ऑफ आया, मोस्ट ऑफ के बाद मिल्क आ गया अनकाउंटेबल, हमने कहा अनकाउंटेबल आया तो मिल्क तो सिंगुलर है, ये तो ठीक है। हमें याद आया कि मिल्क नाउन के साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ही हम वर्ब पे गए तो यहाँ देखा प्लूरल है तो यहाँ गलत हो जाएगा, इसका बाद सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सोल्ड। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सोल्ड। चलिए अब अगले ये आपको समझ में आया, कहीं भी ये सारे वर्ड आ जाएं, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ठीक है, आगे की ओर पढ़ते हैं, ईच ऑफ देखते हैं हम लोग। अगला हमारा सब वर्ड है वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। इससे पहले हमने मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ ये सब पढ़ा था, तो वहाँ पे अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो यहाँ पर जब भी हम लोग वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या फिर ईदर ऑफ पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखें इसके बाद कोई भी अगर नाउन आ जाए, कोई भी, तो वो हमेशा प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, तो याद रखना कहीं भी आ जाए तो वर्ब जो आपका नाउन प्लूरल, कोई सा भी वर्ड, इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल कोई मतलब नहीं। अगर आपको वन ऑफ दिख रहा है कहीं भी तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ईच ऑफ दिख रहा है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, आइदर ऑफ दिख रहा है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नीदर ऑफ दिख रहा है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, एवरी वन ऑफ दिख रहा है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वन ऑफ द स्टूडेंट is laborious, one of the students are laborious। ठीक है, मैंने कहा कहीं भी वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ दिखेगा तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। हमने देखा वन ऑफ दिख गया तो नाउन क्या आएगा, प्लूरल, तो ये यहाँ पे इसने सिंगुलर दे रखा है तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। जैसे ही वन ऑफ के आगे बढ़ा नाउन दे रखा है प्लूरल, इसका मतलब ये सही, आगे बढ़े तो वर्ब भी प्लूरल, तो ये का पूरा सेंटेंस हमारा सही है। तो कहीं ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ आएगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने ये सब पढ़ा, अब जैसे बहुत सी जगह हम लोग किलो, हंड्रेड ये सब यूज़ करते हैं, इनको यूनिट बोलते हैं, तो इसका कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे न्यूमेरिकल वर्ड आएगा शुरू में, न्यूमेरिकल वर्ड, फिर इसके बाद अगर यूनिट है, कहीं भी अगर न्यूमेरिकल लिखा है 5, 1, 2, 3, उसके बाद अगर कोई यूनिट लिखा है 100, 1000, मिलियन, इस टाइप के मैं यूनिट अभी लिखा दूंगा, और इसके बाद अगर वही इसके बाद अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, और एक है काउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर,
और काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपका न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल वर्ड लिखा हुआ आ जाए, उसके बाद यूनिट आ जाए, तो यूनिट भी आपका न्यूमेरिकल वर्ब आ जाए, जैसे कहीं भी आपका न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, जैसे 5, 6, इस टाइप से कोई वर्ड आ जाए नंबर वाला, उसके बाद यूनिट आ जाती है। यूनिट कौन कौन सी आ सकती हैं? 100, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, इस टाइप से। और आपका डजन, दर्जन जिसको बोलते हैं। और आपका आ सकता है लीटर। तो पहली बात, कहीं इनके साथ कभी भी भूल का भी एस और ईएस नहीं लगाइएगा, इनके साथ कहीं भी एस और ईएस नहीं लगता है। और न्यूमेरिकल अगर वर्ड आएगा, उसके बाद अगर कोई यूनिट 100, 1000, मिलियन, डजन, लीटर आता है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल आप लीजिए, 5 लीटर मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल हो गया, 5 लीटर मिल्क इज 5 लीटर मिल्क इज नीडेड फॉर किचन। ठीक है, 5 लीटर मिल्क इज नीडेड फॉर किचन। तो समझ में आ गया आपको? कहीं भी अगर न्यूमेरिकल आ रहा है वर्ड, उसके बाद कोई यूनिट 100, 1000, मिलियन, डजन, लीटर आ रहा है, उसके बाद अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल है तो वर्ब, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आएंगे। और अगर काउंटेबल है तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएंगे। और साथ ही साथ कभी भी 100, 1000, मिलियन, डजन, ये जितने भी लिखे हैं इसमें कभी एस और एस का हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिट, जो अभी मैंने आपको बताया, कोई भी यूनिट, थाउजेंड्स, डजन्स, मिलियंस, लीटर्स, ये ऑफ से जुड़ा हो, और नाउन, कोई भी यूनिट और नाउन अगर ऑफ से जुड़ा है, ठीक, याद रखिए, कोई भी यूनिट और नाउन अगर ऑफ से जुड़ा है तो जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। ठीक है, कोई भी यूनिट और नाउन अगर ऑफ से जुड़ा है तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। जैसे यूनिट ऑफ नाउन तो वर्ब प्लूरल। जैसे एग्जांपल है, यूनिट डजन ऑफ एग्स वर डिस्ट्रॉयड। क्यों? डजन का नाउन का मेल किससे हो गया? ऑफ से, इस वजह से ये वर्ब क्या है यहाँ, इसलिए हमारा वर्ब कैसा आया है? प्लूरल आया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत से ऐसे वर्ड, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना दोस्तों, तो मोस्टली तो आप लोग बना लें। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हाइफन यूज होता है, जैसे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और भी ऐसे कई वर्ड होते हैं। तो अगर हम इसको बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऐसे कई वर्ड जिसमें हाइफन लगा हो लेकिन दिख ना रहा हो, तो इसमें अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हमसे लास्ट में लगाएंगे बॉय फ्रेंड्स। ठीक है, किसी कई गर्लफ्रेंड है तो क्या बोलेगा? गर्ल फ्रेंड्स। मतलब इसमें आप ये कन्फ्यूजन होता है जब आपको एग्जाम में देगा ये, तो बॉयज़ के साथ, बॉय के साथ आपको एस लगा देगा, बोल देगा बॉयज़ फ्रेंड या गर्ल्स फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हाइफन वाला सेंटेंस में हमेशा प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ऐसे आई एस लगता है। एक आता है प्री पोजिशन वाला, जिसमें आपका प्री पोजिशन से जुड़ा, जिसमें लिखा होता है फादर इन लॉ। ठीक, एक होता है ब्रदर इन लॉ। ऐसे बहुत से होते हैं। तो आपको अगर इसको प्लूरल बनाना तो क्या करेंगे? एग्जाम में हमेशा प्लूरल बनाने को देगा, अगर यह सेंटेंस दे रखा होगा उसमें ये वर्ड यूज़ हुआ होगा, अगर प्लूरल यूज़ होगा तो क्या करता है वो एस यहाँ लगा देता है। ऐसा नहीं, हमेशा जो मेन वर्ड होगा उसमें एस लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं। फादर है तो फादर्स, फादर्स इन लॉ, या फिर ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जो मेन वर्ड होगा इसका, उसमें हम एस और एस लगाएंगे। वाला है जिसमें मैंने ये तो बता दिया आपको, अगर प्लूरल बनाना है तो हम लोग जो मेन वर्ड, जैसे फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ, बॉय आपका ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ। लेकिन बहुत एपोस्ट्रोफी एस भी यूज़ होता है, बहुत जगह एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। तो वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ कहाँ लगाएंगे? जैसे मान लो अभी मैं वही वर्ड लिख देता हूँ, फादर, फादर इन लॉ,
अब मान लो एक क्वेश्चन लिखा है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया है, तो हम जब हमें प्लूरल बनाना था तो हमने फादर में एस लगाया, लेकिन हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना होगा तो हमारे यहाँ पर लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी। फादर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज। तो ये ध्यान रखिए, बहुत बारीक सी बात है कि अगर आपको प्लूरल बनाएंगे तो मेन वर्ड में आप एस जोड़ेंगे, लेकिन अगर वो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो आप सबसे लास्ट में प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक, दो पर्सन है ए प्लस बी, और अगर ये सेम फैमिली से हैं तो अपॉस्ट्रोफी बस एक के आगे लगेगा। जैसे राम एंड श्याम मदर, राम एंड श्याम्स मदर, मान लो दोनों भाई हैं तो ये दोनों की मम्मी है। लेकिन अगर कोई दो बंदे अलग अलग फैमिली के हैं, अदर फैमिली, फैमिली का मतलब मेरा कहना का ये है, एक फैमिली का मतलब ये नहीं कि भाई बहन वाली बात हो रही है। बात ये हो रही है कि इन दोनों का जो रिलेशन हो और इनके बारे में जो बात कही जा रही हो, अगर वो एक फैमिली के थ्रू कही जा रही है, तब हम, जैसे मान लो इन दोनों की बात कही जा रही थी राम और श्याम की, इन दोनों की मम्मी की बात की जा रही है, तो जब हमने यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो हमें इससे ये सेंस निकलेगा कि राम और श्याम दोनों की मम्मी है ये। लेकिन अगर मैं यहाँ एस लगा दूंगा तो यहाँ पर राम एंड श्याम्स मदर्स होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर दोनों की मम्मी दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये प्लूरल लगेगा। वही हाल यहाँ है, सपोज मान लो मैंने यहाँ पर एस और यहाँ पर एस, दोनों जगह एस लगेगा अगर अदर अदर फैमिली के होंगे, जैसे राम एंड श्याम्स वाइफ्स, राम और श्याम की बीवी। अगर मैं यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ देता हूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आपस में लड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम और श्याम की वाइफ एक ही है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। फिर राम की भी वाइफ, भाई दोनों की मम्मी तो सेम हो सकती है, लेकिन क्या किसी दो बंदे की वाइफ सेम हो सकती है? यहाँ अभी तो इतने अच्छे नसीब हुए नहीं है किसी के। जब ए प्लस बी, तो दोनों जगह अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे अदर फैमिली के लिए, तो क्या होगा? राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, मतलब राम और श्याम की पत्नी। अब यहाँ से पता चल रहा है कि राम की अलग बीवी है और श्याम की अलग बीवी है। अगर हम यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, यहाँ वाइफ लिख देंगे, तो इससे कंफ्यूज ये हो जाएगा कि राम और श्याम की दोनों की सेम बीवियाँ हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मामला आपस में लड़ जाएंगे, क्या दिक्कत रहेगी, फिर काम खराब हो जाएगा ना। चलिए एक और वर्ड देखते हैं, सर्टन। एक होता है सर्टन, एक होता है असर्टन। कहीं भी सर्टन वर्ड आ जाए तो नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा प्लूरल, और सिर्फ और ए सर्टन आ जाए तो नाउन हमेशा सिंगुलर और वर्ब हमेशा सिंगुलर। ठीक, ध्यान रहेगा। कहीं भी अगर सिर्फ सर्टन वर्ड लिखा आ रहा है तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, असर्टन लिखा आ रहा है तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे आपके सामने, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसका रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। जब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे तो आपको रट जाएगा कि अच्छा जैसे सर्टन आएगा नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, जैसे असर्टन आया नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। चलिए आगे की दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, मनी, म्यूजिक, वेदर और जनरली। ये वो वर्ड हैं जो कभी भी, एक तो ये अनकाउंटेबल में गिने जाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, कभी भी ए और एन ये नहीं लेते। ठीक, कभी भी इनके साथ ए और द अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो जाता है, जो मैंने आर्टिकल वाले में बताया, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर ए और एन कभी यूज़ नहीं होगा इनके साथ। और दूसरा, कभी भी इनका प्लूरल एस या येस इनके साथ नहीं लगेगा। अगर ये एज अ इंफॉर्मेशन एज अ प्लूरल भी अगर यूज़ होगा तो कभी भी एस या येस नहीं लगेगा। तो ऑल आर द इंफॉर्मेशंस, ऑल आर इंफॉर्मेशन, मतलब भले ही वर्ब प्लूरल यूज़ हो, लेकिन कभी भी इन चीज़ों में एस और येस नहीं लगा, ये अपने आप में प्लूरल है। इंफॉर्मेशन, हेल्थ, मनी, म्यूज़िक, वेदर एंड जनरली अपने आप में हर तरीके से यूज़ हो जाएंगे, तो कभी भी इनके आगे आर्टिकल नहीं लगाइएगा और एस और येस इसके आगे नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। तो आइए बच्चों ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर।
तो और इन सब के बाद अगर नाउन आता है तो इसके बीच में अगर आपको क्वेश्चन में आर्टिकल दे रखा है तो ये गलत होगा। कभी भी ईच और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आता, एवरी और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, ईदर और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, नीदर और नाउन के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इन सब के बीच में इनके साथ और अगर नाउन आ रहा है तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये छोटी सी बात थी। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सम और ऑल, सम के साथ हमेशा आर का यूज़ करते हैं और ऑल के साथ हमेशा इस का यूज़ करते हैं अगर ये काउंटेबल है, और इसके साथ अगर अनकाउंटेबल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ। और सम मोस्टली एक लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, लिविंग के लिए, लिविंग का सेंस आता है इसमें, नॉन लिविंग का सेंस आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सम आर गुड, अगर कहीं लिखा है सम आर गुड तो कुछ लोग अच्छे हैं, वहाँ फीलिंग के वहाँ पे सेंस क्या है, कुछ लोग अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं लिख दिया ऑल इज़ वेल, आपने एक मूवी देखी 3 उसमें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो वहाँ पर क्या है, सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। और सम लगने के बाद क्या आ रहा है, कुछ लोग अच्छे हैं, मतलब सम जो यूज़ हो रहा है लिविंग फॉर्म में यूज़ हो रहा है, ऑल नॉन लिविंग फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो सम के बाद हमेशा आर आएगा, अनकाउंटेबल है, ऑल के बाद इज आएगा, अनकाउंटेबल है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। नहीं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सब तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको पता होता है कि हर वर्ड के बाद देन का यूज़ होता है। कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं हम लोग, कंपैरेटिव डिग्री का देन का यूज़ होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम बिहार में एग्जाम में पूछा भी गया था, जिसके बाद देन का यूज़ ना करके टू का यूज़ करते, तो वो कौन सा वर्ड है मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे इन्फेरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रियर, एंटेरियर। कहीं भी अगर ये सेंटेंस में आ जाए और इसके बाद अगर आप कुछ कंजक्शन लगाने की बात हो रही है तो इसके बाद हमेशा टू आता है, टू आएगा, और देन ऐसे लिखकर काट दीजिए, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में बहुत इसको यूज़ किया जाता है। और पिछली बार ऐसे एक क्वेश्चन आया था जो जूनियर लिखा हुआ था, तो जूनियर के बाद उसने फिंग द ब्लैंक्स पूछा था, बोला क्या आएगा, टू आएगा, देन आएगा, क्या आएगा। तो जो नहीं पढ़ा होगा तो हमेशा देन लगाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज़ होता है। याद रखिएगा, इन्फीरियर के साथ टू, जूनियर के साथ टू, सीनियर के साथ टू, सुपीरियर के साथ टू, प्रियर के साथ टू, एंटेरियर के साथ टू। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको दोस्तों बहुत पसंद आएगी। मैंने ये बहुत से चुन के जो कॉन्सेप्ट निकाला था, खासकर लास्ट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट उठाया था। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। आप 15 मार्च को आराम से एग्जाम दीजिए, उसके बाद एक दिन रेस्ट करिए, फिर से हम लोग कुछ नई सीरीज शुरू करेंगे और किरण पब्लिकेशन की बुक से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे बीपीएससी का स्टेट का एग्ज़ाम है, फिर आपका बीपीएससी 4.0 है, उसका डीएसएसबी का टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो भरपूर प्रैक्टिस करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग किरण पब्लिकेशन की बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे सारे कॉन्सेप्ट जो निकलेंगे वो मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा, प्रैक्टिस भी होगी, और आप सारे कॉन्सेप्ट अपने पेज पे या अपने अलग से कॉपी रखिए, उसको लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड बाय।